आज हम कवर करने जा रहे हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो है आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। देखिए, इसमें डिटेल में जाने से पहले सबसे पहले हम इन दो वर्ड्स के मतलब समझ लेते हैं ताकि हमें बाकी की चीज समझने में आसानी हो। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर किसी चीज की बनावट होती है ना। अब बनावट में क्या होगा, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, उसका क्या कंपोजिशन है, किन किन चीजों से मिलकर के वो बना है, ये कहलाता है हमारा स्ट्रक्चर। फंक्शन की अगर बात करें तो फंक्शन का मतलब है कि वहां पर हो क्या रहा है, वहां पर किस तरीके की क्रियाएं है ना घटित हो रही हैं, तो हम इसको कह सकते हैं इसका फंक्शन है। या फिर ये क्या काम कर रहा है, किस तरीके से यूजफुल है, इसको भी हम फंक्शन में रखते हैं। जैसे फॉर छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्लासरूम है ना। अब इस क्लासरूम की अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो आप किसी जगह को क्लासरूम कब कहते हो, जब वहां पर एक रूम हो, बोर्ड लगा हुआ हो, फर्नीचर रखा हुआ हो, किस टाइप का, टेबल चेयर वाला, और एक इंसान वहां पढ़ाने का काम करे, जैसे कि मैं यहाँ कर रहा हूं, और बाकी आप लोग यहाँ पर पढ़ने का काम कर रहे हो एज ए स्टूडेंट। तो आप कह सकते हो कि ये स्ट्रक्चर, इसमें क्या क्या, ये सब आपको देख के लग रहा है कि ये एक क्लासरूम का सेटअप है। अगर मैं यहाँ पढ़ाऊं ना, है ना, मैं स्टैंड अप कॉमेडी कर दूं, तो आप इसको क्लासरूम नहीं कहोगे। ये किसने डिफरेंशिएट किया? इसके फंक्शन ने। क्योंकि इसका फंक्शन क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर नॉलेज का आदान प्रदान, ज्ञान की गंगा बह रही है यहाँ, ठीक है। तो इसका ये फंक्शन है। बनावट आपने समझ ली, इन सब चीजों से मिलके बना, और काम क्या हो रहा है, ये इसका फंक्शन है। चलिए अब हम चलते हैं इकोसिस्टम की तरफ। तो आपने समझा कि स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर मतलब कंपोजिशन होगा। अब देखिए, कंपोजिशन जो है किस किस चीजों के मिलकर के हमारा इकोसिस्टम बना होता है, तो बेसिकली दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होती है अबायोटिक, एक होती है बायोटिक। अबायोटिक, जो भी नॉन लिविंग चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, वो सब किस में आ जाएंगी, आपके अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में आ जाएंगी। अब इसमें अबायोटिक में क्या आता है, तो जैसे आपका पानी है ना, हवा है, हवा मतलब एयर, एयर मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेज। तो बहुत सारी गैसेज यहाँ पर है, अलग अलग चीजों में उनका यूज है, वो हमने बायोजियोकेमिकल साइकिल में भी देखा। इसके अलावा जितने भी न्यूट्रिएंट्स की हम बात कर लें, मिनरल्स जो हैं, इन सब की बात कर लें, तो ये सब क्या है, ये अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं जो कि उस इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को बना रहे हैं। दूसरी बात, इन सब के होने से ही क्या लाइफ वहां पॉसिबल हो सकती है? मान लीजिए आपके पास ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, जितने भी हमने न्यूट्रिशंस की बात की सारे के सारे है ना, पानी है, हवा है, क्या इन सब चीजों के बाद में भी लाइफ पॉसिबल हो सकती है? आप कहोगे हो सकती है, मगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे टेम्परेचर अगर -200 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तब क्या होगा? तो ये सारी की सारी चीजें काम ही नहीं आएंगी, है ना, क्योंकि जो लिविंग बींग्स हैं, आप हम जैसे जितने भी और बाकी एनिमल्स हैं, वो इतने कम टेम्परेचर पर सरवाइव ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक चीज और जोड़ना जरूरी हो जाएगा अबायोटिक कंपोनेंट्स में, कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस। किसकी वजह से यहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो पा रही है, सिस्टम काम कर पा रहा है? तो उनमें दो तीन चीजें, जैसे हमारा लाइट है आपका, है ना, सनलाइट है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बाकी सब चीजें हैं, सनलाइट ही नहीं आ रही है तो बड़ा मुश्किल काम है, नहीं काम करेगा। टेम्परेचर की अगर मैं बात कर लूं, बहुत ज्यादा कम हो जाए या बहुत एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो जाए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाए, तब भी एक्चुअली में ये सारी चीजें एक साइड रखी रह जाएंगी, काम नहीं करेगा। तो इन सब अबायोटिक कंपोनेंट्स के होने के बाद में कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस भी वहां पर देखी जाती है। किस तरीके की लाइट है, कितने ड्यूरेशन के लिए आती है, और टेम्परेचर वहां पर कहां से कहां पर वेरी कर रहा है। तो इस दोनों चीजों के बेसिस पर भी हमने कई सारे इकोसिस्टम देखे हैं। जैसे डेजर्ट है आपका, है ना, तो वहां पर टेम्परेचर एक अलग रेंज में होता है। पोल्स की बात कर लें, अलग रेंज में होगा। मरीन में हम चले जाएं, नीचे डीप, बहुत डीप चले जाएं, तो वहां पे सनलाइट की प्रेजेंस ही नहीं होती, कुछ डेप्थ तक होती है। तो ये सब चीजें क्या डिफाइन करती हैं, ये भी बड़ी जरूरी है, स्ट्रक्चर को बनाने में काम आ रही है, और ये कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस कही जाती है। चलिए जी, आपने अबायोटिक कंपोनेंट समझ लिया। अब हम आते हैं दूसरा जो स्ट्रक्चर का पार्ट है, जो कि आपका बायोटिक कंपोनेंट है। बायोटिक कंपोनेंट से हमें एक बात तो तुरंत समझ में आ जाती है कि जो भी लिविंग चीजें हैं वहां पर, वो सारी की सारी इस कैटेगरी में आने वाली है। तो हम लिविंग चीजों के बारे में क्या देखना चाहेंगे कि किस किस टाइप की स्पीशीज हैं, कितने उनके नंबर्स हैं, है ना, क्या उनकी लाइफ हिस्ट्री है, कैसे वो ओरिजिन में आई, और किस तरीके से उनमें इवोल्यूशन अगर हुआ है, कि टाइम के साथ क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो वो सब हम देखते चले जाते हैं जब इकोलॉजी में डीपली इनकी स्टडी करते हैं। तो हम देखते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट्स में आते क्या क्या है। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में मेजरली आपके पास दो ही चीज आएंगी, ऑटोट्रॉप्स आएंगे और हीटरोट्रॉप्स आएंगे।
अब ऑटोट्रॉप क्या बोला है? तो ऑटोट्रॉप वो है जो कि अपना खाना खुद बना लेते हैं। अब आप कहोगे कि खाना तो हम भी बना लेते हैं, है ना, तो हम ऑटोट्रॉप हो गए क्या? नहीं, आप खाना बना नहीं रहे हो, आप खाना पका रहे हो। तो जो खाने की चीज है वो आप कहीं और से ला रहे हो, ठीक है। वो आपके लिए प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, या हो सकता है आप नॉनवेज अगर खा रहे हैं तो एनिमल्स हैं। एनिमल्स जो है फिर हम अगर आगे जाके देखेंगे तो वो भी प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है जी। तो ऑटोट्रॉप वो है जो अपने लिए खाना खुद बना लेते हैं। जैसे जादू देखा था ना हमने, कोई मिल गया मूवी में, तो वो धूप में हाथ रखता था, धूप, और इस तरीके से एनर्जी लेता था, और वो कुछ खाने पीने की जरूरत उसको एक्स्ट्रा पड़ती नहीं थी। तो वो वाला सिस्टम अगर हमारे अंदर आ जाए तो हम ऑटोट्रॉप हो सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल वो हमारे अंदर है नहीं। तो वो किन किन में पाया जाता है? वो पाया जाता है प्लांट्स के अंदर, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हम जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है, सॉइल में कुछ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, और सनलाइट की प्रेजेंस की जरूरत होती है। इन सब के बाद में क्या करता है वो प्लांट? सनलाइट को यूजफुल फॉर्म में स्टोर करता है अपनी बॉडी के अंदर, अपना मेटाबॉलिज्म भी चलाता है, और कुछ अलग ऑर्गेनिक मैटर भी प्रोड्यूस करता है, जिससे कि बाकी सारे के सारे जो लिविंग बींग्स हैं वो उसको खा के अपना काम चला लेते हैं। तो इस वजह से इनका एक नाम और दिया गया है, जो कि है प्रोड्यूसर्स, क्योंकि यही प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो ऑटोट्रॉप्स हैं वही कैपेबल हैं कुछ प्रोड्यूस कर पाने के, ठीक है जी। ये सेल्फ नरिशिंग है, मतलब अपना काम खुद चला लेते हैं, डिपेंडेंट नहीं है और किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे प्लांट्स हो गए आपके, एक होता है आपके फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे हैं जो अपना काम खुद चला लिया करते हैं। कुछ केमिकल प्रोसेस के थ्रू भी चला लेते हैं, केमिसिंथेटिक एक प्रोसेस होती है, वो वाले बैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉप में आते हैं। और इसके अलावा हम बात करें अलगाई की, तो अलगाई जो होती है वो भी अपना काम चला लेती है सनलाइट से एनर्जी वगैरह लेकर के। तो ये सारे के सारे जो हैं लिविंग बींग्स, ये किस में आते हैं? ऑटोट्रॉप्स में आते हैं। सेल्फ नरिशिंग है, अपने आप अपना खाना, अपनी एनर्जी खुद बना लिया करते हैं, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं सेकंड कंपोनेंट ऑफ बायोटिक कौन कौन से हैं। तो वो हैं आपके हीट्रोट्रॉप्स। हीट्रोट्रॉप्स वो हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं बना पाते, या अपने लिए एनर्जी खुद नहीं प्रोड्यूस कर पाते, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये कहीं और से एनर्जी लेकर के आ रहे हैं। यानी आप सब्जी कहीं और से लेकर के आ रहे हो, फिर आप कुक कर रहे हो, फिर उसे खा रहे हो, है ना, तो फिर उसके थ्रू आपकी बॉडी को एनर्जी मिल रही है। तो हम किसी और पर डिपेंडेंट हैं। ऐसे ही बाकी एनिमल्स जो भी आप देख रहे हो, इनको अगर हटा दें, इनके अलावा जो ऑटोट्रॉप में आए थे, तो इनको अगर हम हटा दें, तो बाकी सबके सब क्या है कि खाने के लिए कहीं ना कहीं किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, ऑटोट्रॉप्स के ऊपर। तो क्योंकि हम कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, हम जो मिल रहा है हमें किसी और स्पीशीज से, उसे हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसलिए हीट्रोट्रॉप्स का दूसरा नाम क्या हो सकता है? कंज्यूमर भी हो सकता है। चलिए जी, अब हम हीट्रोट्रॉप्स या कंज्यूमर को फर्दर डिवाइड करते हैं। तो इसको दो बेसिस पर हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला बेसिस हम बात करते हैं इनके साइज की। तो साइज के बेसिस से अगर हम इनको डिवाइड करना चाहें, तो अगेन ये दो कैटेगरी में जा सकते हैं। एक हो सकते हैं मैक्रो कंज्यूमर, और एक हो सकते हैं माइक्रो कंज्यूमर। मैक्रो वर्ड का मतलब होता है साइज में थोड़े बड़े, और माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही सूक्ष्म वाले, है ना। तो नाम ही अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि मैक्रो कंज्यूमर कौन है? जो साइज में आपको बड़े हैं, जो आपको दिखाई दे पा रहे हैं, एक्चुअली वो सब आते हैं मैक्रो कंज्यूमर्स में। अब मैक्रो कंज्यूमर्स में हम तीन वैरायटी देख सकते हैं। खाने के बेसिस पे आप तीन कैटेगरी में बांट सकते हो। एक होते हैं आपके हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स वो हैं जो केवल हर्ब्स को खा रहे हैं, है ना, यानी प्लांट्स से मिलने वाली चीजों को खा रहे हैं, या हम कह देंगे प्योर वेजिटेरियन टाइप के हैं ये, ठीक है। हर्ब्स खा रहे हैं, पेड़ पत्ती जो भी है, फल वगैरह, सब्जी वगैरह जो भी इनको लगता होगा वो ये खा लेते हैं। तो ये कहलाएंगे हर्बीवोर्स। सेकंड है आपका कार्निवोर्स। कार्निवोर्स वो स्पीशीज होती हैं, वो लिविंग बीइंग्स होते हैं जो कि केवल और केवल एनिमल्स को खाते हैं, प्योर नॉन वेजिटेरियन है ये, ठीक है जी। और थर्ड हो गए हमारे, जैसे शेर, कार्निवोर्स का एक अच्छा एग्जांपल है शेर। लॉइन जो होता है वो वेज नहीं खाता, वो नॉन वेज खाना पसंद करता है, तो वो प्योर कार्निवोर है। फिर हम थर्ड की बात कर लेते हैं, ओमनिवोर्स होते हैं। ओमनिवोर्स वो होते हैं जो वेज भी खा सकते हैं, नॉन वेज भी खा सकते हैं, यानी हर्ब्स को भी खा सकते हैं और एनिमल्स को भी खा सकते हैं। तो ऐसे जो जीव होंगे वो क्या कहलाएंगे? ओमनिवोर्स कहलाएंगे। अब देखिए, कई बार एक टर्म पूछी जाती है, फेगोट्रॉप्स क्या होते हैं? तो फेगोट्रॉप्स जो है हमारे, वो हीट्रोट्रॉप ही है या कंज्यूमर ही है। और कंज्यूमर में भी कौन से वालों को कहते हैं फेगोट्रॉप? जो साइज में बड़े होते हैं। मैक्रो कंज्यूमर्स को हम फेगोट्रॉप्स भी बोलते हैं। कई बार ये ऐसे घुमा करके भी क्वेश्चन इसमें से पूछ लिया जाता है। तो अब तो आपको पता है।
फिर हम बात करते हैं सेकंड। तो हमने कहा मैक्रो जो हमें दिखाई दे रहे हैं जो साइज में बड़े हैं। अब सूक्ष्म जीव जो हैं उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? उनको हम रखते हैं माइक्रो कंज्यूमर्स की कैटेगरी में। माइक्रो कंज्यूमर्स की कैटेगरी में कौन आएंगे जी? बैक्टीरिया वगैरह जो आएंगे, है ना, ये सब आएंगे। तो उन बैक्टीरियाओं को हमने क्या नाम दे रखा है? मेनली डिकम्पोजर हम बोलना पसंद करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, डेड एनिमल्स जो भी होते हैं, जब लिविंग बींग्स या उनके कुछ पार्ट्स जब डेड में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेड़ों की पत्तियां ऑर्गेनिक है ना, मैटर जो होता है वो डेड हो जाता है, तो डेड ऑर्गेनिक मैटर से वो अपना काम चलाते हैं, वहां से एनर्जी लिया करते हैं। ठीक है, इसलिए हम इन्हें डिकम्पोजर भी कहते हैं। क्या कर रहे हैं? डिकम्पोज करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, इनके दो और भी नाम है, तो यहां पर भी क्वेश्चन कभी कभार घुमा करके पूछ लिया जाता है। पहला नाम है इनका सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स मतलब क्या हो गया? अगेन हीट्रोट्रॉप्स हैं। और कौन से वाले हीट्रोट्रॉप्स हैं, यानी कंज्यूमर हैं, और कौन से वाले? माइक्रो कंज्यूमर्स जो होते हैं उन्हें हम सेप्रोट्रॉप्स भी कहते हैं। और उन्हीं का दूसरा नाम है ऑस्मोट्रॉप्स। ठीक है, तो अगर आपसे ऑस्मोट्रॉप पूछ लिया जाए, आपसे सेप्रोट्रॉप पूछ लिया जाए, या फिर आपसे डिकम्पोजर पूछ लिया जाए, ये सब क्या है? ये माइक्रो कंज्यूमर्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं। किस कैटेगरी में आते हैं? हीट्रोट्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं। फैगोट्रॉप जो है वो भी हीट्रोट्रॉप की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वो मैक्रो कंज्यूमर बड़े वाले हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब हम इन हीट्रोट्रॉप्स को एक अलग बेसिस पर भी हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये अपने न्यूट्रिएंट्स ले कहां से रहे हैं, ये अपनी एनर्जी कहां से ले रहे हैं। इस बेसिस पर भी हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो उस बेसिस पे ये अगेन तीन टाइप के हो जाते हैं। तो आपने नाम सुना होगा प्राइमरी कंज्यूमर्स का, कभी कभार एनवायरमेंट में बड़ा सा है ना कॉमन सा नाम है, प्राइमरी कंज्यूमर हम बोलते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर वो है जो डायरेक्टली अपने न्यूट्रिशंस या एनर्जी प्लांट से ले रहे हैं। ये किस पर डिपेंडेंट है? डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जो प्योर हर्बीवोर्स हैं हम उनको इस कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि वो प्लांट्स से ही खा रहे हैं, जो भी घास खा रहे हैं तो भी पेड़ों की पत्तियां वगैरह खा रहे हैं तो भी, तो वो सीधे के सीधे प्लांट से कंज्यूम कर रहे हैं। दैट्स वाई उन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। इसके बाद में इससे नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो हैं जिनका काम प्राइमरी कंज्यूमर्स की वजह से चल रहा है। ठीक है, ये अपने न्यूट्रिएंट्स कहां से ले रहे हैं? ये प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा रहे हैं। और इसके बाद आता है लास्ट हमारा टर्चरी कंज्यूमर्स। टर्चरी कंज्यूमर्स वो हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, वो अपने न्यूट्रिशन, अपनी एनर्जी, अपना फूड वहां से ले रहे हैं। तो इन तीन बेसिस पर भी हम इनको डिवाइड कर सकते हैं कि ये अपने न्यूट्रिशन या एनर्जी कहां से लिया करते हैं। तो इन्हीं सब चीजों से मिलकर के कोई भी इकोसिस्टम आपका बना होता है। क्या क्या? बायोटिक, अबायोटिक, निर्जीव चीजें और सजीव चीजें। ठीक है जी, ये हो गया इसका कंपोजिशन। इकोसिस्टम का इसको हम आर्किटेक्चर भी कह सकते हैं, स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम इसका कंपोजिशन भी कह सकते हैं। अब देखिए, अब इकोसिस्टम का फंक्शन क्या है, वो हो क्या रहा है एक्चुअली में, ये देखने वाली बात है। ये आखिरकार हो क्या रहा है, ये सब लोग मिलकर के इतनी सारी चीजें आपने बता तो दी, ये करते क्या है, बस वही इनका फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या करते हैं? सबसे पहला काम तो देखो लाइफ मेंटेन करवाने का करते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम में लाइफ चलनी चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट चीज है। अब वो लाइफ किस किस वजह से चलती है वो हम देख लेते हैं। तो पहला ये काम कर रहे हैं रेगुलेट करने का, रेगुलेट एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, इकोसिस्टम का पहला फंक्शन ये है कि वो जितनी भी आपकी इकोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रही है उन सबको रेगुलेट करता है। तो इसमें बहुत सारी प्रोसेसेस आप देख पा रहे हो, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है ना, बैक्टीरिया है डिकम्पोज करने का काम कर, ये सब एक एक सेट ऑफ रूल्स बना हुआ है जिसके थ्रू, ये हमने बायोजियोकेमिकल साइकिल भी देखी है ना, तो वहां पर भी ये प्रोसेस चल रही है, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, इकोलॉजिकल प्रोसेसेस चल रही है। तो पहला काम इसको रेगुलेट करना, ये ठीक से चलती रहे। दूसरा काम इसमें क्या होता है जी, जो न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स हैं आपके, उनकी साइक्लिंग चलती रहती है। तो न्यूट्रिएंट्स कहीं से आते हैं, एटमॉस्फेयर से आए, हमने देखा था बायोजियोकेमिकल साइकिल में, हमने यही तो देखा है पूरी में कि न्यूट्रिएंट्स जो आपके हैं वो एटमॉस्फेयर में थे, सॉइल में आ गए, या सॉइल में थे या वाटर में थे, है ना। तो इनके ऊपर फिर आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने काम किया, उन्होंने इसको किसी यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर वहां से प्लांट में चले गए, प्लांट में जाने के बाद में इस तरीके से जो हमने बात करी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्चरी कंज्यूमर्स ने अपने अपने हिसाब से मिल बांट के अपना खाना खा लिया। ठीक है जी, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स कहीं से आए और कहां पर जाकर के पहुंच गए, और वो जब डेड हो गए तो फिर हमारे डिकम्पोजर्स आ गए, उन्होंने अगेन क्या कर दिया, उनको फिर से नेचर में पहुंचाने का काम कर दिया। तो ये क्या देखा आपने, न्यूट्रिएंट्स की साइकिलिंग हो रही है, कहीं से आ रहे हैं और वापस से किस तरीके से ये रोटेट होकर के इनिशियल फेज में पहुंच जा रहे हैं। तो ये भी एक इसका फंक्शन है इकोसिस्टम का।
तीसरी बात हम कर लें एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो हम इसको न्यूट्रिएंट की टर्म में भी समझ सकते हैं और हम इसको एनर्जी की टर्म में भी समझ सकते हैं। जैसे रेस्पिरेशन जब आप कर रहे हो ना बराबर, तब भी आप अपने आसपास के इकोसिस्टम से, जिस भी इकोसिस्टम में आप रह रहे हो, वहां से एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। आप खाना खा रहे हो तो भी आप क्या कर रहे हो, एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, है ना। खाना हम क्यों खा रहे हैं, ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिले। जब भूखे होते हैं अपन, क्या होता है, थोड़ा सा काम बता दिया जाए, अभी तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एनर्जी नहीं है आपके अंदर। तो न्यूट्रिएंट्स भी लेना जिससे हमारी बॉडी की फंक्शनिंग प्रॉपर्ली चलती रहे और एनर्जी भी हमारे अंदर खाने से आती। तो जितने भी आपके कंज्यूमर्स हैं या आपके जो हम ऑटोट्रॉप्स की बात कर लें, इनमें एनर्जी का फ्लो किस तरीके से हो रहा है, सन से आ रही है तो वहां जा रही है, फिर वहां से कौन किसको खा करके क्या काम चला रहा है, जो फर्दर हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करने जाएंगे, जिसमें फूड चेन में हम देखेंगे कि एनर्जी का ट्रांसफर किस तरीके से होता है, वो हम नेक्स्ट सेशन में डिटेल से समझेंगे। तो ये 3 इसके फंक्शंस हो गए, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर होगा, अगर नहीं है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।